हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 31 अक्टूबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली जो हेडिंग यहाँ पर बनाई गई है वो है आबकारी नीति घोटाला, जिसमें जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद संजय सिंह को उसमें सम्मन दिया गया और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इसमें सम्मन दिया गया है और 2 नवंबर को इन्हें ईडी द्वारा बुलाया गया है पूछताछ के लिए। ये पूरा जो मामला है ईडी आबकारी नीति घोटाले से संबंधित है। केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के प्रमुख के तौर पर यह सम्मन जारी किया गया है या दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर, यह अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की जो 45 करोड़ रुपए की रकम गोवा चुनाव में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है, उसके साबित होने की स्थिति में आम आदमी पार्टी को आरोपित बनाने का दावा किया गया है। यानी कि जो 100 करोड़ की राशि थी उसमें से 45 करोड़ रुपए जो हैं वो गोवा स्टेट इलेक्शन में लगाए गए थे। ये पूरा मामला तब से उजागर हुआ था और सीबीआई अप्रैल में केजरीवाल से इस मामले में पूछताछ कर भी चुकी है। अब ईडी ने सम्मन जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए ईडी के उस दावे का भी उल्लेख किया है कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में साउथ लॉबी से मिले 100 करोड़ रुपए के एडवांस में से 45 करोड़ रुपए का जो इस्तेमाल है वो गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था। जो ईडी का जो आरोप पत्र है, अगर हम उसकी बात करें तो घोटाले के जो आरोपित और इंडोस्प्रिट के मालिक हैं समीर महेंद्रू ने अपने बयान में ईडी को बताया कि दूसरे आरोपित विजय नायर ने फेस टाइम पर मुख्यमंत्री केजरीवाल से बात कराई थी और महेंद्रू के अनुसार केजरीवाल ने विजय नायर को अपना आदमी बताते हुए काम करने की सलाह दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए जिस 338 करोड़ रुपए के घोटाले के प्रारंभिक सबूत होने की बात कही है वह 12% कमीशन पर आधारित है। ईडी के अनुसार होलसेलर के लिए पुरानी नीति में 5% कमीशन तय था। नई नीति में 12% कमीशन करने से 10 महीने में नीति के प्रभावी रहने के दौरान 581 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। पुरानी नीति के 5% लाभ को इसमें से घटा दें तो अतिरिक्त लाभ 7% के रूप में 338 करोड़ रुपए बैठता है। ईडी ने दावा किया है कि 12% का आधा यानी कि 6% आम आदमी पार्टी को कमीशन के रूप में वापस मिल जाता था। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। जम्मू कश्मीर में कल हमने देखा था कि न्यूज में पढ़ा था इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। मतलब हालत सीरियस थी, कोशिश की गई थी, अभी भी वो वेंटिलेटर पर हैं और स्थिति नाजुक है। और अब उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक श्रमिक को गोली मार दी गई है, उनकी हत्या कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के 4 वर्ष पूरे होने से ठीक एक दिन पहले सोमवार को आतंकवादियों ने पुलवामा में ईंट भट्टे पर काम करने वाले श्रमिक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने सीआरपीएफ और सेना के जवानों के साथ मिलकर घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी कर तलाश अभियान जारी कर दिया है। और ये माना जा रहा है कि ये जो घटना है वो लश्कर के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ने अंजाम दिया है। हमले में मारा गया श्रमिक उत्तर प्रदेश के उन्नाव के भटपुरा गांव का निवासी है। पिछले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में यह दूसरी आतंकी घटना है। इससे पहले रविवार को आतंकवादियों ने श्रीनगर के ईदगाह मैदान में क्रिकेट खेल रहे पुलिस इंस्पेक्टर पर गोली दाग दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जानकारी के अनुसार मुकेश करीब 3 माह पहले ही मजदूरी करने पुलवामा आया था। वह नौपुरा से सटे टुमची में किराए के मकान में रह रहा था। सुबह करीब 10:30 बजे वह सब्जी लेने गया था। मुकेश जब घर से कुछ ही दूरी पहुंचा तो वहां पर आतंकी आ धमके और उस पर गोलियां बरसाकर भाग गए। आसपास के लोग जब मौके पर पहुंचे तो मुकेश मर चुका था। राजनीतिक फंडिंग का स्रोत जानने का नागरिकों को अधिकार नहीं है। देखिए, केंद्र ने चुनावी बॉन्ड के जरिए जो चंदा मिलता है उसको सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है और नागरिकों को राजनीतिक फंडिंग का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है, ये बात बोली है। अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमनी ने चुनावी बॉन्ड योजना के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर संविधान पीठ में मंगलवार से शुरू हो रही सुनवाई के पूर्व सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलील देते हुए ये बात बोली है कि राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड स्वच्छ जरिया है। उचित
प्रतिबंधों के अधीन हुए बिना नागरिक को कुछ भी या सब कुछ जानने का अधिकार नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) या 1(क) के तरह नागरिकों को चुनावी फंडिंग का स्रोत जानने का अधिकार नहीं होने की दलील दी है। वेंकट रमणी ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना किसी व्यक्ति के मौजूदा अधिकारों पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं करती है। नेक्स्ट न्यूज है, सिंगूर विवाद में टाटा की जीत, ममता सरकार को देने होंगे 766 करोड़। देखिए, बंगाल के बहुचर्चित सिंगूर मामले में मुआवजे के केस में टाटा मोटर्स को बड़ी जीत मिली है। सिंगूर में नैनो कार विनिर्माण संयंत्र के लिए किए गए निवेश के नुकसान के कारण बंगाल की ममता सरकार को टाटा मोटर्स को 766 करोड़ रुपए देने होंगे। साथ ही 1 सितंबर 2016 से वास्तविक वसूली तक इस राशि पर प्रतिवर्ष 11% की दर से ब्याज भी देना होगा। ऐसे में यह रकम ब्याज समेत करीब 1700 करोड़ रुपए की होगी। टाटा ने सोमवार को दावा किया कि पंचाट न्यायाधिकरण ने मामले का निपटारा करते हुए उनके पक्ष में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है। टाटा ने बयान में कहा कि कंपनी अब प्रतिवादी पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम से 765 करोड़ रुपए 11% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ वसूलने का हकदार है। साथ ही कानूनी लड़ाई पर हुए 1 करोड़ रुपए खर्च का भी भुगतान करना होगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, गांव-गांव से आई मिट्टी की खुशबू से महका कर्तव्य पथ। आजादी के अमृत महोत्सव में लोगों को अपनी माटी व अपने देश से जोड़ने के लिए चलाए गए मेरी माटी मेरा देश अभियान में गांव-गांव से अमृत कलशों में लाई गई मिट्टी सोमवार को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर रखे गए विशाल अमृत कलश में डाल दी गई। इस बीच विभिन्न राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर पहुंचे लोगों ने जहां भारी उत्साह देखने को मिला, वहीं देश भर से आई मिट्टी की खुशबू से पूरा कर्तव्य पथ भी महक उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंगलवार को कर्तव्य पथ पर रखे गए भारत कलश को नमन करेंगे। साथ ही यहां निर्मित प्रमुख अमृत वाटिका का उद्घाटन भी करेंगे। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर देश भर में शुरू हुए अमृत महोत्सव या समारोह के अंतिम कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश अभियान के जरिए देश भर में एकता का संदेश भी दिया गया। सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अमृत कलशों में मिट्टी लेकर कर्तव्य पथ पर पहुंचे लोगों ने देश की माटी और आज़ादी में योगदान देने वाले वीरों को नमन किया। कर्तव्य पथ पर सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी हिस्सा लिया। नेक्स्ट न्यूज है, जीवन के अधिकार का अभिन्न पहलू है विवाह का अधिकार। हाईकोर्ट। देखिए, स्वजन की मर्जी के विरुद्ध शादी करने से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि विवाह का अधिकार मानवीय स्वतंत्रता का मामला है और संवैधानिक रूप से गारंटीकृत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न पहलू है। अदालत ने कहा कि जब दो वयस्क सहमति से विवाह करना चाहते हैं तो माता पिता, समाज या राज्य की ओर से शायद ही कोई बाधा हो सकती है। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने कहा कि दो पक्षों के जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने यह टिप्पणी परिवार के सदस्यों से मिल रही धमकियों को देखते हुए सुरक्षा की मांग करने वाले युगल की याचिका पर की है। अदालत ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को याची दंपत्ति को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देते हुए यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को एक दूसरे से शादी करने का अधिकार है। उन्हें व्यक्तिगत निर्णयों और विकल्पों के लिए किसी सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने इस माह की शुरुआत में मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की थी। लड़की का परिवार उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहा था। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि कतर में भारतीयों की रिहाई के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यह स्टेटमेंट दिया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय नौसेना के उन 8 पूर्व अधिकारियों के परिवारों के सदस्यों से सोमवार को मुलाकात की जिन्हें कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। जयशंकर ने परिवारजनों को आश्वस्त किया कि सरकार भारतीयों के हितों के लिए भरसक और हर संभव प्रयास करेगी। विदेश मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सुबह कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के परिजनों से मुलाकात की गई। इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार इस मामले को प्राथमिकता से ले रही है। हमें परिजनों की चिंताओं और दर्द के प्रति पूरी तरह सहानुभूति है। संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि यह भी आश्वासन दिया गया
कि सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखेगी। कतर की सेना से जुड़ी निजी कंपनी अल दहरा में काम करने वाले इन भारतीय नागरिकों को कथित तौर पर जासूसी के मामले में पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। वैसे न तो कतर के अधिकारियों ने और न ही भारतीयों ने भारतीय नागरिकता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सार्वजनिक किया है। नेक्स्ट न्यूज है, स्थिर सरकार होने की वजह से भारत का तेज विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि स्थिर सरकार के पक्ष में जनता द्वारा दिए गए जनादेश के कारण ही देश में तेजी से विकास हो रहा है और दुनिया भर में इसकी प्रशंसा हो रही है। गुजरात के मेहसाणा जिले में 5,950 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप मुझे प्रधानमंत्री के बजाय नरेंद्र भाई के रूप में देखते हैं। आप अपने नरेंद्र भाई को जानते हैं कि एक बार जब वह संकल्प लेता है तो उसे पूरा करता है। मोदी ने कहा कि गुजरात ने अनुभव किया है कि कैसे लंबे समय तक स्थिर सरकार बने रहने से एक के बाद एक फैसले लेने में मदद मिली है, जिससे राज्य को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में तेजी से हो रहे विकास और दुनिया में भारत की प्रशंसा की जड़ में जनता की वह शक्ति है जिसने देश में स्थिर सरकार दी है। नेक्स्ट न्यूज है कि हम पूरी व्यवस्था नहीं चला सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में पितृत्व सुनिश्चित करने संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए डीएनए परीक्षण को मंजूरी देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि वह पूरी व्यवस्था को नहीं चला सकती है। यह याचिका सुनवाई के लिए जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को आया था। सर्वोच्च अदालत ने पाया कि याचिका में की गई इस तरह की मांग को समूचे देश के आधार पर मनमाना बहुत ही मुश्किल है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि ऐसे किसी एक मामले को तो सुलझाया जा सकता है, लेकिन अदालत पूरी प्रणाली पर फैसला नहीं दे सकती है। खंडपीठ ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत याचिकाकर्ता से कहा है कि एक वैध विवाह के तहत जन्मे बच्चे को वैध माना जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है कि समुद्री व्यवस्था में जिसकी लाठी उसकी भैंस का रुख नहीं चलेगा। चीन पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि समुद्री व्यवस्था में उनकी लाठी जिसकी लाठी उनकी भैंस उसकी भैंस के रुख के लिए कोई जगह नहीं है। मिलजुल कर सहयोग करने को बढ़ावा देना बेहद अहम है और इसके उचित नियम हैं। इस व्यवस्था में कोई भी देश किसी अन्य देश या देशों का प्रभुत्व जमाने की कोशिश नहीं करता है। रक्षा मंत्री ने गोवा मैरीटाइम नॉलेज में सोमवार को दिए गए संबोधन से हिंद प्रशांत क्षेत्र में आक्रामक तरीके से शक्ति बल के जरिए विस्तार की चीनी नीति पर कटाक्ष किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कॉन्क्लेव में 12 देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष कहा कि हम सभी के लिए एक मुक्त, स्वतंत्र और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था वरीयता पर है और ऐसी समुद्री व्यवस्था में जिसकी लाठी उसकी भैंस और बेजा शक्ति प्रदर्शन की कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है, स्मगलिंग नेटवर्क पर शिकंजे के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वैश्विक स्तर के स्मगलिंग नेटवर्क के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए सरकारों के स्तर पर आपसी सहयोग जरूरी है और सोमवार को प्रवर्तन संबंधी मामलों में वैश्विक सहयोग पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सीतारमण ने ये बात बोली है और बोला है कि अवैध व्यापार के नेटवर्क पर रोक के लिए सीमा शुल्क विभाग को आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर उस पर कार्रवाई को भी सुनिश्चित करना चाहिए। सम्मेलन में 40 से अधिक देशों के सीमा शुल्क के अधिकारी शामिल थे। नेक्स्ट न्यूज है कि पाक चीन सीमा पर रक्षा मिसाइल प्रणाली तैनात। भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान के साथ लगती सीमाओं पर अपनी 3 S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन तैनात की हुई है, जबकि शेष 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी के लिए भारत और रूसी अधिकारी जल्द ही मिलने वाले हैं। भारत ने 2018-19 में S-400 मिसाइलों के 5 स्क्वाड्रन के रूप में रूस के साथ 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें से 3 स्क्वाड्रन देश में आ चुकी है। शेष 2 की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बाधित हो गई थी। रक्षा सूत्रों ने कहा है कि S-400 की एक यूनिट चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर रख रही है, जबकि एक यूनिट चीन और पाकिस्तान मोर्चे पर अलग अलग तैनात है। रूसी और भारतीय अधिकारी शेष 2 मिसाइल स्क्वाड्रनों की अंतिम डिलीवरी पर चर्चा के लिए जल्द ही फिर से बैठक करेंगे। हालांकि रूसी पक्ष
शेष 2 स्क्वाड्रन की अंतिम डिलीवरी की समय सीमा के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वह यूक्रेन के साथ जंग में भी व्यस्त है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से कि बीमा पॉलिसी संग देनी होगी जरूरी जानकारी। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले ग्राहकों को इलाज के दौरान इंश्योरेंस संबंधी जानकारी के लिए अपने एजेंट या कंपनी पर निर्भर नहीं रहना होगा। आगामी 1 जनवरी से सभी कंपनियों को पॉलिसी की रसीद के साथ ग्राहक सूचना शीट भी मुहैया कराना अनिवार्य होगा। इस शीट में पॉलिसी कवर में शामिल सभी बीमारी से लेकर रूम और एम्बुलेंस के खर्चे जैसी तमाम जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाएगी। इस संबंध में सोमवार को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की तरफ से इंश्योरेंस कंपनियों के लिए निर्देश जारी किया गया है। ग्राहकों को तमाम जानकारी उनकी स्थानीय भाषा में देनी होगी जो आसानी से पठनीय हो। कंपनी या उनके एजेंट सभी पॉलिसी धारकों को डिजिटल या फिजिकल रूप में जानकारी वाली शीट भेजेंगे और यह आश्वस्त करेंगे कि पॉलिसी धारक को यह शीट मिल गई है। इरडा का मानना है कि पॉलिसी संबंधी दस्तावेज कानूनी बारीकियों से भरा होता है। इंश्योरेंस कंपनी और ग्राहकों के बीच सूचना की विषमताओं की वजह से बड़ी संख्या में ग्राहकों की शिकायतें सामने आती है। ग्राहकों को अपनी पॉलिसी से जुड़ी कई जानकारियों का पता नहीं होता है और इलाज के दौरान उपभोक्ता और कंपनी के बीच विवाद पैदा हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, दशकों से 70 घंटे काम कर रही हैं महिलाएं और ये राधिका गुप्ता हैं जो एडलवाइस म्यूचुअल फंड की सीईओ और एमडी हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट इसलिए दिया है कि महिलाएं तो पहले से ही 70 घंटे काम कर रही थी, क्योंकि जो नारायण मूर्ति हैं इन्फोसिस के संस्थापक, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि युवाओं को हर हफ्ते 70 घंटे कार्य करना चाहिए। उसके बाद ये स्टेटमेंट आया है राधिका गुप्ता का कि महिलाएं तो पहले से ही 70 घंटे काम कर रही हैं, बल्कि 70 से अधिक करती हैं, क्योंकि वो ऑफिस भी संभालती हैं और घर को भी संभालती हैं। तो उसके बाद एक वॉर सी छिड़ी हुई है, बहुत प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कुछ लोग नारायण मूर्ति के इस वक्तव्य को गलत मान रहे हैं और कुछ लोग इसे सही भी मान रहे हैं। हालांकि जो सुधा मूर्ति हैं, नारायण मूर्ति की वाइफ, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर नारायण मूर्ति बिल्कुल सही हैं, क्योंकि वो हफ्ते में 80 से 90 घंटे कार्य करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि गिग वर्कर्स के लिए ओला, उबर व पोर्टर सबसे खराब प्लेटफॉर्म। देखिए, अस्थायी यानी कि गिग वर्कर्स की कामकाजी परिस्थितियों के मामले में डिजिटल प्लेटफॉर्म ओला, उबर, पोर्टल और डुंजो सबसे खराब प्लेटफॉर्म है। इस रेटिंग में टाटा के स्वामित्व वाली बिग बास्केट शीर्ष पर है। फेयर वर्क इंडिया रेटिंग्स 2023 के तहत भारत के 12 डिजिटल प्लेटफॉर्म का कामकाजी परिस्थितियों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। इनमें अमेजॉन, फ्लेक्स, बिग बास्केट, ब्लू स्मार्ट, डुंजो, फ्लिपकार्ट, ओला, पोर्टल, स्विगी, उबर, ये सब को पर्याप्त अंक नहीं मिले। टाटा के स्वामित्व वाली जो बिग बास्केट है उसे सबसे ज़्यादा 6 अंक मिले हैं। उसके बाद ब्लू स्मार्ट, स्विगी, अर्बन कंपनी और जोमेटो को 5-5 अंक मिले हैं। जेप्टो को 10 में से 4, फ्लिपकार्ट को 3, अमेजॉन फ्लेक्स को 2 और डुंजो तथा उबर को 1-1 अंक मिले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज से। गाजा और इजराइल सेना का युद्ध हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और लगभग इसमें युद्ध की ही न्यूज़ है। चुनावी हस्तक्षेप मामले में ट्रंप के विरुद्ध फिर प्रतिबंधात्मक आदेश। अमेरिका के 2020 के राष्ट्रपति चुनाव परिणाम को बदलने की कोशिश मामले में संघीय अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध फिर से समिति प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को मामले में सार्वजनिक टिप्पणी न करने और अभियोजकों, कोर्ट स्टाफ व प्रमुख गवाहों को निशाना न बनाने का आदेश दिया गया है। यह आदेश रविवार रात को ऑनलाइन जारी किया गया है, क्योंकि लेकिन विस्तार से तुरंत जानकारी नहीं दी गई है। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव परिणाम को बदलने की साजिश करने के मामले की सुनवाई अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज तान्या छुटकन कर रही हैं। ट्रंप के अनुरोध पर उन्होंने गैग ऑर्डर अस्थायी रूप से हटा लिया था। ग्लोबल वार्मिंग से नेपाल के पहाड़ों की 1/3 बर्फ खत्म, गुतरेस। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने सोमवार को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के आसपास के क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरे के बाद उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण विगत 30 साल में नेपाल के पहाड़ों से 1/3 बर्फ खत्म हो गई है। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी का तापमान 0.74 डिग्री सेल्सियस
के औसत से बढ़ चुका है, लेकिन दक्षिण एशिया के हिमालय क्षेत्र में गर्मी वैश्विक औसत से भी अधिक रही है। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने सेलिखुम क्षेत्र का दौरा करने के बाद वीडियो संदेश में ये बात बोली है। चलिए, तो ये आज का यानी 31 अक्टूबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।